नमस्कार, ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्र प्रथम वर्ष के लिए अध्याय 2 पढ़ रहे हैं हम अज्ञे जी, जिनका संस्मरण है बसंत के अग्रदूत निराला। निराला जी के बारे में है ये इनका संस्मरण, तो इसको हम पढ़ते हैं, भाग 1 का अध्ययन करते हैं। निराला जी, अज्ञे जी कहते हैं, निराला जी को याद करते हुए संस्मरण है वो लिखते हैं। अज्ञे जी कहते हैं, निराला जी को स्मरण करते हुए एक शांति प्रिय द्विवेदी जी की याद आ जाती है। जब भी मैं निराला को याद करता हूँ तो मुझे द्विवेदी जी की याद आने लगती है। इसकी पूरी वेदना तो वही समझ सकेंगे जिन्होंने और कहते हैं कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि निराला को जब मैं स्मरण करता हूँ तो द्विवेदी जी की याद आती है, तो इस बात को वही व्यक्ति है समझ सकता है जिन्होंने इन दोनों विभूतियों से है वो साक्षात्कार किया होगा, इन दोनों विभूतियों से है जो मिले होंगे। यो औरों से शांति प्रिय जी का नाम और सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में लिया जाता है। तो कहते हैं कि यो तो अगर कोई और है वो तो कहते हैं शांति प्रिय जी का अगर नाम है बोले तो सुमित्रानंदन पंत जी का नाम लेते हैं, क्योंकि वास्तव में तो पंत ही जी के भक्त थे। लेकिन मैं निराला जी के पहले दर्शन के लिए इलाहाबाद में पंडित वाचस्पति पाठक के घर जा रहा था। तो कहते हैं अपना संस्मरण है निराला जी को याद करते हुए, बसंत के अग्रदूत निराला जी को याद करते हुए अज्ञे जी कहते हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद उपाध्याय अज्ञे जी, जिनका जन्म 1911 में हुआ था और देह अवसान में 1987 में हुआ था। तो ये निराला जी को याद करते हैं, संस्मरण करते हैं। तो कहते हैं कि मैं पहली बार जब उनसे मिलने के लिए गया था तो मैं निराला जी से पहली बार मिलने के लिए, उनकी पहली बार दर्शन करने के लिए इलाहाबाद गया था और पंडित वाचस्पति पाठक के घर पे मैं उनसे मिलने वाला था। तो देहरी के एक सीखे पहलवान के दर्शन हो गए। तो कहते हैं जैसे मैं वाचस्पति के घर जा रहा था तो उनकी दहलीज पर ही एक सीखे पहलवान दुबला पतला कृष्णकाय कमजोर से व्यक्ति सीखे पहलवान से मेरा रास्ता रोका और रोकते हुए मुझे एक टेढ़ी उंगली से उठाकर कहा, आपने निराला जी के बारे में विश्व भारती पत्रिका में अनर्गल बातें लिखी है। अज्ञे जी को कहते हैं कि आप उनसे मिलना चाहती हैं। आपने तो निराला जी के बारे में अपनी जो विश्व भारती पत्रिका है उसमें अनर्गल बातें लिख दी है। ये सीखे पहलवान जो अपने को कृष्ण कन्हैया से कम नहीं समझता था और इसलिए हिंदी के सारे रसिक समाज के विनोद का लक्ष्य भी बना रहता था, शांति प्रिय की अभिधा का भूषण था। कहते हैं जो सीखे पहलवान था अपने आप को कृष्ण कन्हैया के समान समझता था और हिंदी के जो सारे रसिक समाज थे उनकी उपहास का पात्र भी बनता था, विनोद का पात्र बनता था। ये जिस स्वर में उसने मुझसे सवाल पूछा गया था उससे उसकी शांति प्रिय टपक रही थी और ऐसा माना जाता था कि बड़ा शांत प्रिय ये सीखे जो पहलवान था। तो कहते हैं कि मैंने जिस लहजे में उसने मुझसे सवाल पूछा था तो उसे पता चला था कि वो कितना शांति प्रिय है। ऐसे नहीं, आवाज तो रसिक शिरोमणि की जैसी ही थी, उसमें भी कुछ आक्रामक चिड़चिड़ापन है, वो भरकर सवाल उन्होंने मेरी ओर फेंका था। मैंने कहा, आपने लेख पढ़ा है? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे पास रिपोर्ट आई है। तो फिर अज्ञे जी कहते हैं कि आपने जो मैंने लेख है निराला जी के लिए लिखा था, आपने वो लेख पढ़ा है? तो कहते हैं नहीं, पढ़ा तो नहीं, लेकिन मुझे है कुछ रिपोर्ट मिली है, कुछ सूचना है वो मिली है। तो अज्ञे जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, पहले उस लेख को पढ़ लीजिए, फिर आप कहना कि मैंने निराला जी के बारे में है वो क्या लिखा है। कहकर मैं आगे बढ़ गया। शांति प्रिय जी की युद्ध देने वाली मुद्रा एकदम कुंठित मुद्रा में बदल जाती है और वह बाहर चला गया। ये रिपोर्टें सही भी थी, जैसा वो कह रहा था वो रिपोर्टें सही भी थी। विश्व भारती पत्रिका में मेरा एक लंबा लेख छपा था। अज्ञे जी कहते हैं विश्व भारती पत्रिका में मेरा एक लंबा लेख छपा था और आज यह मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसमें निराला के साथ घोर अन्याय है वो किया गया था। बात 1936 की है ये, जब विशाल भारत में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी निराला के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। तो कहते हैं 1936 की बात है और इसमें भारत में विशाल भारत में पंडित चतुर्वेदी बनारसी दास चतुर्वेदी जी है जो निराला जी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। यूँ चतुर्वेदी जी का आक्रोश निराला जी के कुछ लेखों पर ही था, पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके कुछ लेखों पर ही वो चिड़े हुए थे, उनकी कविताओं पर उतना नहीं था। निराला जी ने जो कविताएं लिखी है उनसे वो बिल्कुल अछूते थे, उनसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन उपहास और विडंबना का जो चतुर्वेदी जी की टिप्पणियों में मुखर था, उसका प्रभाव निराला जी के
समग्र कृतित्व के मूल्यांकन पर पढ़ते हैं। तो उन्होंने जो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने, जो कि उनका जो कुछ आक्रोश था तो वो निराला जी के कुछ लेखों पर था, कविताओं पर नहीं था, लेकिन उनका जो आक्रोश था, उनका जो उपहास और विडंबना था, उसका पूरा प्रभाव है वो उनके पूरे कृतित्व पर पड़ता है और मेरी अपरिपक्व बुद्धि पर भी था। और ये कहते हैं कि मेरी अज्ञे जी कहते हैं कि मेरी जो अपरिपक्व बुद्धि थी, जिसने परिपक्व नहीं होती, उस पर भी उनका बातों का जमा प्रभाव पड़ा। अब भी एक रोचक व्यंजक बरस नहीं हो गई कि सीखिया पहलवान से पार आकर में भीतर पहुंचा। तो कहते हैं कि अब जो आगे का जो प्रश्न है वो भी बड़ा रोचक है। अब रोचक कैसे है कि उस सीखिया पहलवान से तो मैंने पीछा छुड़ा लिया, उससे पीछा छुड़ाने के बाद जैसे ही मैं अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि निराला जी के साथ एक दूसरे दिग्गज भी विराजमान थे। निराला जी के साथ एक दूसरे दिग्गज भी विराजमान थे, जिसके खिलाफ भी चतुर्वेदी जी एक अभियान चला चुके थे। एक चौकी के निकट आमने सामने निराला और उग्र जी बैठे हुए थे। दोनों के सामने चौकी पर हद भरे गिलास रखे थे और दोनों के हाथों में अध जले सिगरेट थे। उग्र जी से मिलना पहले भी हो चुका था। मैंने नमस्कार को सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए मैंने निराला जी से कहा, यह अज्ञे है। उग्र जी ने ही परिचय दिया अज्ञे जी का निराला जी को और देखते हुए कि ये अज्ञे है। निराला जी ने एक बार सिर से पैर तक मुझे देखा। मेरे नमस्कार के जवाब में केवल कहा, बैठो। मैं बैठने ही जाना था कि एक बार फिर उन्होंने कहा, जरा सीधे खड़े हो जाइए। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं फिर सीधा खड़ा हो गया। निराला जी भी उठे और मेरे सामने आ खड़े हुए। एक बार फिर उन्होंने सिर से पैर तक मुझे देखा। निराला जी सामने खड़े हो जाते हैं, सिर से पैर तक उनका मुआयना करते हैं और फिर मानो उन्होंने मुझे तोला और फिर बोले ठीक है, ऐसा कहा, ठीक है। फिर बैठते उन्होंने मुझे भी बैठने को कहा। मैं बैठ गया तो मानो स्वागत के स्वर में उन्होंने कहा, डोल तो रामविलास जैसा ही है, डील डोल। यानी कि जो शरीर को वो देख रहे थे खड़े होकर कि ऊपर से नीचे तक नीचे से ऊपर तक जो देख रहे थे, तो कहते हैं कि डोल तो रामविलास शर्मा के जैसा ही है। रामविलास, डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात यहाँ करते हैं, पर उनके गहरे स्नेह की बात मैं जानता था, इसलिए उनकी बात का अर्थ मैंने यही लगाया कि और किसी क्षेत्र में नहीं, से एक क्षेत्र में तो निराला जी का अनुमोदन मुझे मिल गया कि भले ही और किसी क्षेत्र में वो मुझे स्वीकार करे न करे, लेकिन कम से कम एक क्षेत्र में तो केवल रामविलास शर्मा जी के परिचित के रूप में तो उन्होंने मुझे जान लिया। मैंने ये भी अनुमान किया कि मेरे लेख की रिपोर्टें अभी तक उन तक नहीं पहुंची या पहुंचाई गई है। तो कहते हैं उनकी बातचीत करने के तरीके से मुझे पता चला कि जो रिपोर्टें मैंने उनके विरुद्ध लिखी है, उनके खिलाफ लिखी है, तो या तो रिपोर्टें उन तक पहुंची नहीं है या फिर पहुंचाई गई नहीं है। निराला जी की सामान्य शिष्टाचार की बातें करते थे, क्या करता हूँ, कैसे आना हुआ। बीच में उग्र जी ने एक गिलास को इशारा करते हुए पूछा, लोगे? मैंने सिर हिला दिया। कुछ चिढ़ाते हुए बोले, पानी नहीं है, शराब है, शराब। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं लेना। तो कहा कि भाई पानी नहीं है, शराब है, ले लो ले लो। मैंने कहा समझ गया, लेकिन मैं नहीं लेता। अज्ञे जी ने कहा कि मैं जानता हूँ शराब है, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। निराला जी के साथ फिर इधर उधर की बातें होती रही। कविता की बात न उठाना भी मैंने श्रेष्ठ का समझा। थोड़ी देर बाद उग्र जी ने कहा, जानते हो यह क्या है? शराब है, शराब। अपनी अनुभवहीनता के बावजूद तब भी इतना तो मैं समझ ही सकता था कि उग्र जी के इस आक्रामक रवैये का कारण वह आलोचना और प्रदर्शना ही है कि जो इन्हें वर्षों से मिलती रही है। तो कहते हैं कि उन्होंने जैसे ये कहा कि व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि भाई मुझसे जानते हैं क्या है? शराब है, शराब। तो कहते हैं इस उग्र जी के जो आक्रामक रवैया था, इससे मैं ये तो समझ ही गया कि इसका कारण है आलोचना और प्रदर्शना, जो इन्हें वर्षों से मिलती रही है। लेकिन उसके कारण में मुझे चुनौती दी और मैं इसे मानकर मैं अखाड़े में उतरूं, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखा। तो कहते हैं कि उन्होंने, मैं उनकी इस बात को है वो चुनौती के रूप में लूँ और उसे स्वीकार करके मैं अखाड़े में उतर जाऊँ, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। इसका मुझे कोई कारण नहीं नजर आया। यह भी नहीं कि मेरे जानते शराब पीने का समय शाम को होता है, दिन के 11 बजे का नहीं। तो कहते ये भी नहीं था कि मैं जानता नहीं कि शराब पीने का समय है वो रात को होता है, दिन में नहीं होता है। मैंने शांत स्वर में कहा, तो क्या हुआ उग्र जी, आप सोचते कि शराब के नाम से मैं डर जाऊंगा? देश के बहुत से लोग हैं जो शराब पीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, सामान्य बात है ये।
निराला जी के मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद में विदा लेने को उठा तो उन्होंने कहा अब की बार मिलोगे तो तुम्हारी रचना सुनेंगे। निराला ने कहा इस बार तो ठीक है, जा रही हैं आप, लेकिन इस बार जब मिलोगे तो आपकी रचनाएं सुनेंगे। मैंने खेल बनाई कि उन्होंने तत्काल को सुनाने को नहीं कहा। निराला का मैं ये आशा करता हूँ अब की बार आपसे कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि निराला जी मैं तो आशा करता हूँ कि अब की बार आपसे मुझे कुछ सुनने को मिलेगा। मेरी आशा पूरी हुई। इसके बाद 2-3 बार है निराला जी से के दर्शन हुए, लेकिन ऐसे अवसरों पर हुए जब वो कविता सुना रहे थे, कविता सुनने को मिली उनकी। ऐसी स्थिति नहीं बनी कि मुझे कुछ सुनने की सूझे और मैं मुझे अपनी कुशली समझी, कि ऐसे कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि उन्हें मुझसे कुछ सुनने की सूझे और मुझे है वो बुरा लगे या मुझे मैं उसमें फंस जाऊं कि कुछ सुना नहीं पाऊं। तो कहते हैं मैंने उसे अपनी कुशलता ही माना। इसके बाद की जिस भेद का उल्लेख करना चाहता हूँ उससे पहले निराला के काव्य के विषय में मेरा मन पूरी तरह बदल चुका था। वह परिवर्तन कुछ नाटकों के ढंग से हुआ था। शायद कुछ पाठकों के लिए यह भी आश्चर्य की बात होगी कि उनकी जूही की कली, निराला जी की रचना है जूही की कली अथवा राम की शक्ति पूजा, पढ़कर नहीं हुआ, उनकी तुलसीदास पढ़कर हुआ। तो कहते हैं कि मेरा जो मन था इस बार जो मैं जिस भेद का उल्लेख करता हूँ इस समय मेरा मन है वो निराला जी के प्रति बिल्कुल बदल चुका था। और ऐसा नहीं है कि उनकी जो रचना थी जूही की कली या राम की शक्ति पूजा पढ़कर मेरा मन है वो परिवर्तन हुआ था, बल्कि उनका तुलसीदास पढ़कर है वो मेरा मन परिवर्तन हुआ था। अब भी उस अनुभव को याद करता हूँ तो मानो एक गहराई में खो जाता हूँ। अब भी राम की शक्ति पूजा का निराला के अनेक गीत बार बार है वो पढ़ता हूँ। राम की शक्ति पूजा है उसके अनेक गीत है वो पढ़ता हूँ, लेकिन तुलसीदास भी जब पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो इतना ही नहीं कि एक नया संसार मेरे सामने खुलता है। उससे भी विलक्षण यह है कि वह संसार मानो एक ऐतिहासिक अनुक्रम में घटित होता हुआ दिखाई देता है। तुलसीदास जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो कहते हैं कि एक नया संसार है वो मेरे सामने, ऐसा लगता है कि नया संसार है वो मेरे सामने एक ऐतिहासिक अनुक्रम में घटित हो रहा है। ऐसी रचनाएं तो कई होती है जिनसे एक रसिक हृदय बोलता है। तो कहते हैं ऐसी तो बहुत सारी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य जगत में कि बहुत सारी रचनाएं हैं जिनसे एक रसिक हृदय के दर्शन होते हैं, एक रसिक शिरोमणि के दर्शन होते हैं। विरली ऐसी रचना होती है जिसमें एक सांस्कृतिक चेतना का सर्वनात्मक रूप में अवतरित हुई। तो कहते हैं कि विरले की ऐसी एकांत रचना है जिसमें कि सांस्कृतिक चेतना है वो जागृत की गई, सांस्कृतिक चेतना जगाने का प्रयास है वो किया गया। तुलसीदास मेरी समझ में ऐसी ही रचना है, उसे पहली ही बार पढ़ा तो कई बार पढ़ा। मेरी बात में जो विरोधाभास है वह बाद स्पष्ट ही करता है। तुलसीदास के इस आविष्कार के बाद संभव नहीं था कि मैं निराला जी की अन्य सभी रचनाएं फिर से न पढ़ूं। तुलसीदास के बारे में अपनी धारणा को अपनी रचनाओं की कसौटी पर कसकर नहीं देखूं तो कहते हैं अन्य रचनाओं की कसौटी पर कसकर नहीं देखूं। तो कहते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं केवल मेरे मन में ये नहीं था कि मैं ये निराला जी की अन्य रचनाएं हैं वो न पढ़ूं। तुलसीदास जी पढ़ने के बाद ही मेरे मन में ऐसी उम्मीद जागी कि मैं निराला जी की सारी रचनाएं उनकी अन्य रचनाएं भी पढ़ूं। तुलसीदास के बारे में अपनी धारणा को अन्य रचनाओं की कसौटी पर है वो न कसूं, ऐसा विचार नहीं था। अगले जिस भेद का उल्लेख करना चाहता हूँ उनकी पृष्ठभूमि में कवि निराला के प्रति प्रगाढ़ सम्मान ही था। तो कहते हैं कि जब मैं उनसे मिला हूँ, संस्मरण है तो संस्मरण में जब उनका मिलन होता है उनसे बातों को समाहित किया। तो कहते हैं अगली जिस घटना को मैं वर्णन करना चाहता हूँ, उल्लेख करना चाहता हूँ, जिस भेद का उल्लेख करना चाहता हूँ उसकी पृष्ठभूमि में कवि निराला के प्रति प्रगाढ़ सम्मान की ही बात थी। काल की दृष्टि से खासा व्यतिक्रम है, काल समय की दृष्टि से, क्योंकि जिस भेद की बात मैं कर चुका हूँ वह सन 1936 में हुई थी और यह दूसरी भेद है वो जो सन 1951 में हुई थी। ग्रीष्म में, गर्मी की ऋतु थी, ग्रीष्मकालीन। बीच के अंतराल में अनेक बार अनेक स्थलों पर उनसे मिलना हुआ था और वह एक दो दिन मेरे यहाँ रह भी चुके थे, लेकिन इस अंतराल की बात नहीं करूँगा। तो कहते हैं कि अज्ञे जी कहते हैं कि काल की दृष्टि से खासा व्यतिक्रम है। तो कहते हैं समय की दृष्टि से अगर देखा जाए, काल विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो उनके जो मेरा जो उनसे मिलना हुआ था उसमें बहुत बड़ा व्यतिक्रम है। ऐसा है कि जब जिस मिलन की मैं बात कर रहा हूँ 1936 की है, अब जो
इलाहाबाद छोड़ा, वो दिल्ली में आ गया था। दिल्ली में आने के बाद मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं मिला था कि जिसमें मैं बन सकूं। अक्सर 5-7 दिन के लिए इलाहाबाद चला जाता था। निराला जी भी तब दारागंज में थे। मानसिक विक्षेप कुछ बढ़ने लगा था और कभी कभी वह बिल्कुल ही बहकी हुई बातें करते थे। तो मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था और कभी कभी तो बिल्कुल बहकी बहकी बातें करने लगते थे। लेकिन मेरा निजी अनुभव यही था कि काफ़ी देर में बिल्कुल संयत और संतुलित विचार विनिमय कर लेते थे। निराला जी है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था, कभी कभी बहकी बातें भी करने लगे थे। लेकिन अज्ञे जी कहते हैं कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताता हूँ। मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि वो बहुत देर तक संयत शांत रह सकते हैं और संतुलित विचार विनिमय कर सकते हैं। एक संतुलन में रहकर है विचारों का आदान प्रदान है वो कर सकते हैं। मेरा निजी अनुभव ये कहता है। बीच बीच में कभी बैठते भी तो 2-4 मिनट में ही वापस लौट आते थे। कभी कभी अपने विषय से बहक जाते थे तो कहते हैं वापस लौट भी आते थे। मैं शायद उनकी विक्षिप्त स्थिति की बातों को भी सहज भाव से लेता था। तो कहते हैं कि उनकी जो अगर वो ऐसी अनर्गल बातें भी करते थे, विक्षिप्त बातें भी करते थे, तो मैं उन्हें बड़े ही सहज भाव से लेता था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता था कि वो बहकते हैं या अपने विषय से हट जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता था। या बहुत गहरे में समझता था कि जीनियस और पागलपन के बीच का पर्दा काफी जीना होता है। और कहते हैं कि जब वो ऐसी विक्षिप्त स्थिति में बातें भी करते थे तो मैं इस अनुभव को लेता था और इतना गहराई से मैं समझता था कि जीनियस लोग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट, होशियार, और एक पागलपन में कहते हैं इन दोनों के बीच में एक जीना सा ही पर्दा होता है, कोई खास अंतर नहीं होता है कि निराला का पागलपन जीनियस का पागलपन है। और मैं ये अपने निजी अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि निराला जी का जो पागलपन था वो उनका अपना जीनियस होने का पागलपन था। इसलिए वह भी सहज ही प्रकृति अवस्था में लौट आते थे। इतना ही था कि 2-4 व्यक्तियों और 2-3 संस्थाओं के नाम मैं उनके सामने नहीं लेता था और अंग्रेजी का कोई शब्द या पद अपनी बात में नहीं आने देता था। तो कहते इतना ही था। और कहते कि अगर वो अपने विषय से बहकते भी थे तो 2-4 मिनट में हम वापस लौट भी आते थे, अपनी प्राकृतिक अवस्था में भी आ जाते थे। लेकिन फर्क इतना ही था कि 2-4 व्यक्तियों 2-3 संस्थाओं के नाम मैं उनके सामने नहीं लेता था और अंग्रेजी का कोई शब्द या पद अपनी बात में नहीं आने देता था, क्योंकि यह मैं लक्ष्य कर चुका था कि इन्हीं से उनके वास्तविकता बोध की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। कि ऐसी 2-3 संस्थाएं थे जिनका नाम ले लूँ तो अपने वास्तविक धरातल से फिसल जाते थे, या ऐसे 2-4 व्यक्तियों के नाम ले लूँ या अपने वार्तालाप में अपने विचार विनिमय में कोई अंग्रेजी शब्द बोल दूँ या अंग्रेजी पद को बीच में ले आऊँ तो कहते वो अपने वास्तविक धरातल से फिसल जाते थे, वास्तविकता बोध की गाड़ी उनकी पटरी से उतर जाती थी। ये मुझे पता चल गया था। कहते हैं उस बार अपनी अगली घटना को कहते हैं उस बार सुमन यानी शिव मंगल सिंह सुमन की बात यहाँ करते हैं भी आए हुए थे और मेरे साथ ही ठहरे थे। मैं निराला जी से मिलने को जाने वाला था और सुमन भी साथ चलने को उत्सुक थे। यानी शिव मंगल सिंह सुमन थे, वो भी मेरे साथ जाने वाले थे, आए हुए थे और मेरे साथ ही रुके हुए थे। मैं निराला जी से मिलने जा रहा था, सुमन भी मेरे साथ चलने वाले थे, उत्सुक हुए थे। निश्चय बात है सवेरे सवेरे निराला जी से मिलने जाया जाएगा, ठीक वही समय ठीक रहेगा। लेकिन सुमन जी को सवेरे तैयार होने में बड़ी कठिनाई होती है। पलंग, चाय, पूजा पाठ और श्रृंगार पट्टी में 9 बज जाते हैं। यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन थे, उन्हें तैयार होने में समय लगता है। सुबह पलंग पे ही चाय पीना, पलंग से उतरना, चाय पीना, अपना पूजा पाठ करना, श्रृंगार पट्टी करना, इसमें 9 बज जाते थे। और इस दिन भी बच गए। हम दारागंज पहुंचे तो प्राय 10 बजे का समय था। जब निराला जी के निवास स्थान पर पहुंचे दारागंज तो उस समय 10 बज चुके थे। निराला जी अपनी बैठक में नहीं थे। हम लोग वहाँ बैठ गए और उनके पास सूचना गई कि मेहमान आए हैं। निराला जी भी उन दिनों अपना भोजन स्वयं बनाते थे और उस समय रसोई में ही थे। कोई 2-3 मिनट बाद उन्होंने आकर बैठक में झांका और बोले अरे तुम, और तत्काल ओट हो गए। तो कहते हैं कि उन्हें भी सूचना दी कि कोई मेहमान आए हैं। वो अपना खाना खुद बनाते थे, रसोई घर में थे और एक बार के लिए वो आते हैं, बैठक में झांकते हैं और कहते हैं अरे तुम, और कहकर है वो वापस ओट हो जाते हैं। सुमन जी तो रसोई में खबर भिजवाने के लिए मैं पूरा नाम बताते चले थे, लेकिन अपने नाम की कठिनाई में जान गए, इसलिए मैंने संक्षिप्त सूचना भिजवाई थी कि कोई मिलने आए हैं। तो कहते हैं कि
बैटरीन जो लगाते हैं वो पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद आए तो उन्होंने शायद तहमत लगा ली थी और कंधे पर अंगोछा भी डाल दिया था। अंगोछा तौलिए को कहते हैं। तो उन्होंने तहमत लगा दी थी और अंगोछा भी पहन दिया था। बातें होने लगी थी। मैं तो बहुत कम बोला, यो भी मैं कम ही बोलता हूँ। अज्ञे जी कहते हैं मैं तो कम ही बोलता हूँ। और इस समय यह देख कर के निराला जी बड़ी संतुलित बातें कर रहे, मैंने चुपचाप सुनना ही ठीक समझा। तो इस समय जब हम उनसे वार्तालाप कर रहे थे तो बड़े सहज संयत और अपने स्वाभाविक रूप से बातें कर रहे थे, संतुलित बातें कर रहे थे। तो मैंने उनकी बातें सुनना ज़्यादा ठीक समझा। लेकिन सुमन जी और चुप रहना, लेकिन सुमन जी के लिए चुप रहना बड़ा ही कठिन था। फिर वह तो निराला को प्रश्न देकर उन्हें और भी प्रश्न करना चाह रहे थे, इसलिए पूछ बैठे निराला जी आजकल आप क्या लिख रहे हैं? यूँ तो किसी भी लेखक को यह प्रश्न है मूर्खता को जान पड़ता है, शायद सुमन से कोई पूछे तो उन्हें ऐसा ही लगे। फिर भी न जाने क्यों लोग यह प्रश्न पूछ ही बैठते हैं कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं। बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न लगता है। निराला जी ने कहा क्या? निराला? कौन निराला? निराला तो मर गया। निराला इज डेड। निराला तो मर गया, कौन निराला? अंग्रेजी का वाक्य सुनकर मैं डरा कि निराला बिल्कुल बहक जाएंगे और अंग्रेजी में न जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन सौभाग्य से ऐसा हुआ नहीं। हमने अनुभव किया कि निराला जो बात कह रहे हैं वह मानो सच्चे अनुभव की बात कह रहे हैं। जिस निराला के बारे में सुमन ने प्रश्न पूछा था वह सचमुच पीछे कहीं छूट गया था, वास्तविकता की बातें कर रहे थे। निराला ने मुझसे पूछा तुम कुछ लिख रहे हो? मैंने टालते हुए कहा कुछ न कुछ तो लिखता ही हूँ, लेकिन उससे संतोष नहीं है, वह उल्लेख करने लायक भी नहीं है। उसके बाद निराला जी के 2-4 वाक्य कहे, मैं उन्हें आश्चर्यचकित रह उन्हें सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्हें याद करता तो आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने 2-4 वाक्य है वो कहे थे। हिंदी काव्य रचना में परिवर्तन हो रहा था, उनकी इतनी खरी पहचान निराला को थी, उस समय के तमाम हिंदी आचार्यों से कहीं अधिक सही और अच्छी। तो कहते हैं हिंदी काव्य रचना में जो परिवर्तन हो रहा था उसकी पहचान है वो उस समय निराला जी को सही थी, खरी खरी पहचान थी निराला जी को। उस समय के तमाम हिंदी आचार्यों से कहीं अधिक सही और अचूक पहचान थी उन्हें। और वह तब जबकि ये सारे आचार्य उन्हें कम से कम आधा विक्षिप्त तो मान ही रहे थे, आधा पागल तो मान ही रहे थे। और कहते कि वह उस समय इतनी सही पहचान कि हिंदी काव्य में जो काव्य रचना में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी इतनी सही पहचान निराला को थी, जबकि आधे से अधिक आचार्य थे उन्हें उस समय विक्षिप्त मानते थे, आधा पागल मानते थे, आधा विक्षिप्त मानते थे। निराला ने कहा तुम जो लिखते हो वह मैंने पढ़ा। इस पर सुमन ने कुछ उमंग कर पूछना चाहा, अरे निराला जी आप अज्ञे का लिखा हुआ भी पढ़ते हैं? मैंने पीठ में चिकोटी काटकर सुमन को चुप कराया और अचरज ये है कि वह चुप भी हो गई। शायद निराला जी की बात सुनने का कुतूहल है वो जे हुआ। निराला जी का कहना जारी रहा, तुम क्या करना चाहते हो वह हम समझते हैं। थोड़ी देर रुक कर और हम दोनों को चुपचाप सुनते पाकर उन्होंने बात जारी रखी। स्वर की बात तो हम भी सुनते थे, लेकिन असल में हमारे सामने संगीत का स्वर था और तुम्हारे सामने बोलचाल की भाषा का स्वर है। तो कहते हैं हम जानते हैं तुम क्या लिखना चाह रहे हो, हम समझते हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। संगीत की बात तो हम भी करते हैं, स्वर की बात तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो स्वर था संगीत का स्वर था, तुम्हारे सामने स्वर है वो बोलचाल भाषा की बोलचाल का स्वर है। वह फिर थोड़ा रुके, फिर सुमन फिर कुछ कहने को कुल बोला और मैंने उन्हें फिर टोक दिया। ऐसा नहीं कि हम बात को समझते नहीं है, हमने सब पढ़ा और हम सब समझते हैं, लेकिन हमने शब्द के स्वर को वैसा महत्व नहीं दिया है। हमारे लिए संगीत का स्वर ही प्रमाण था। मैं फिर चुप होकर सुनता रहा। मेरे लिए सुखद आश्चर्य की बात थी कि निराला जी इस अंतर को इतना स्पष्ट पहचानते हैं। बड़ी तेजी से मेरे मन के सामने उनकी गीतिका की भूमिका और अपनी सुमित्रानंद पंत के पल्लव की भूमिका है तो कहते हैं भाषा की बात करते हैं, आजकल के आचार्य भाषा की बात करते हैं, हमारे सामने संगीत का स्वर था। तो कहते हैं उनकी बात भी सही थी और बड़े आश्चर्य की बात भी थी कि निराला इस अंतर को है कितने अच्छे से समझ रहे थे। और उसी समय मेरे सामने उनकी गीतिका की भूमिका आ गई और पंत जी की पल्लव की भूमिका है वो होने लगी थी। दोनों ही कवियों ने अपने प्रारंभिक काल की कविता की पृष्ठभूमि में स्वर का विचार किया, यद्यपि बिल्कुल अलग अलग ढंग से। पंत जी ने और निराला जी दोनों ने ही है वो काव्य लेखन की पृष्ठभूमि में स्वर का विचार किया था, लेकिन दोनों ने अलग अलग ढंग से लिखा था। उन भूमिकाओं में भी स्पष्ट था कि निराला के सामने संगीत का स्वर है, जबकि स्वर और स्वर मात्रा के विचार में पंत के सामने संगीत का नहीं भाषा का स्वर।
और संगीतज्ञता के विचार में भी वे व्यंजन संगीत से हटकर स्व संगीत की वरीयता दे रहे थे। तो इस दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि पल्लव के पंत गीतिका के निराला से आगे का स्वर आगे या अधिक आधुनिक थे, लेकिन जिस भेद का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसमें निराला का स्वर संवेदन कहीं आगे था, उस समय तक पंत अपनी प्रारंभिक स्थापनाओं में न केवल आगे नहीं बढ़े थे बल्कि कुछ पीछे भी हटे थे और फिर पीछे ही हटते चले गए। उस समय का नए से नया कवि भी सामने का बाध्य होता है कि अगर कोई पाठक उसके स्वर में स्वर मिलाकर उसे पढ़ सकता है तो वह आदर्श से हृदय पाठक निराला जी है। एक पीढ़ी का महाकवि परवर्ती पीढ़ी के काव्य को इस तरह से समझ सके, परवर्ती कवि के लिए इससे अधिक अपलाइक करने वाली बात और क्या हो सकती है। तो कहते हैं कि एक जो ऐसा कवि, एक पीढ़ी का महाकवि अपने परवर्ती कवियों के अगर काव्यों को इस तरह से समझ सकता है तो ये परवर्ती कवियों के लिए है वो बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। ये मैंने अनुभव किया। सुमन ने कहा निराला जी अब इसी बात पर अपना एक नया गीत सुना दीजिए। देखते हैं निराला जी है वो नया गीत सुनाते हैं, नहीं है उनकी बात को काट देते हैं या किस ढंग से उत्तर देते हैं, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।